तो आपको बता दें कि आज से 18+ वालों को, सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को ही इसका ऐलान कर दिया था। सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन के लिए अब आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हालांकि आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के लिए आपको पैसे देने होंगे। वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक हर वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि हॉस्पिटल्स में अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग कीमत होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविशील्ड 780 रुपए में मिलेगी। और इसके अलावा कोवैक्सीन की कीमत भी तय कर दी गई है और इसके हिसाब से 1410 रुपए, और अगर आपको स्पुतनिक लगवानी तो उसके लिए 1145 रुपए चुकाने होंगे। और ये वैक्सीन के एक डोज की कीमत है। साथ ही प्राइवेट अस्पताल आपसे सर्विस चार्ज भी लेंगे, जो कि 150 रुपए तक है। पूरे देश भर में 18 और उससे ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोगों को केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन और इसकी रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी। जुलाई और अगस्त में टीके लगाने की रफ्तार को बढ़ाने का भी आयोजन भारत सरकार ने किया है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार के निर्णय से कोरोना के खिलाफ हमारे देश के नागरिकों के बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जो भारत सरकार ने उठाया है, इससे सभी को राहत मिलेगी। तो ये एक तरह से महाअभियान है। 18+ के जितने भी लोग हैं सबको फ्री में टीका लगेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, सुनिए। वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम 18 से 44 के बीच में राज्य सरकारें अपने स्तर पर करवा रही थी और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार ने देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज से प्रदेश के अंदर 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे। और बात भारत की उस तैयारी की जो तैयारी पिछले 1 साल से चीन पर भारी पड़ रही है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे चीन के बॉर्डर पर 1 साल से भारत ने खुद को कई गुना मजबूत कर लिया है। सरहद पर चीन जैसे दुश्मन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए भारतीय नौसेना अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। फिर बात चाहे ड्रोन्स की हो, नए सबमरीन की हो, इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार हैं। आपसे जानना चाहूंगा सर, अभी हाल में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में 6 नए सबमरीन बनाने के लिए तैयारी की है, उसका टेंडर जारी होगा। कितना बड़ा फैसला ये नौसेना के लिए है? ये बहुत बड़ा फैसला है। जैसे आपको मालूम है कि 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम के हिसाब से हमारा एक प्रोजेक्ट 75 जो स्कॉर्पियंस है, जो मैज़गॉन डॉक्स लिमिटेड में बनाए जा रहे हैं, अभी उसमें 3 ऑलरेडी कमीशन हो गए हैं और 3 अभी जल्दी आ जाएगा। अभी ये 75 इंडिया, जिसके लिए लास्ट स्टेज अप्रूवल जो डीएसी ने 4 जून को दिया था, दैट वाज फॉर बेसिकली एन अप्रूवल फॉर द ड्राफ्ट आरएफपी। वो अभी अगले हफ्ते इश्यू हो जाएगा और जब जैसे ही वो इश्यू हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो है, जैसे आपको मालूम है मैज़गॉन डॉक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो, वो बिड करेंगे उसके लिए। और फिर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू हमारे कंट्री में 6 नए सबमरीन्स बनेंगे। सो द बिग एडवांटेज इज दैट, जैसे पहले के सबमरीन, ये पहली बार हम सबमरीन नहीं बना रहे हैं, पहले भी हम बना चुके हैं, लेकिन ये अभी इस बार ये सिर्फ लाइसेंस प्रोडक्शन जैसा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ है। इसके वजह से इसका डिजाइनिंग कैपेबिलिटी और उसका लाइफ टाइम मेंटेनेंस पूरा
इंडिया में ही हो सकता है। तो इट्स अ ह्यूज स्टेप। अभी हम देखें जिस तरह के चुनौतियां हैं समुद्री सरहद पर, कितना अगर सबमरीन को हम देखें तो कितनी इंपॉर्टेंट है सबमरीन, और उसमें मेक इंडिया की हम बात करें वो कितना बड़ा उसमें पार्ट होगा? Submarines are a very very important component of a very balanced force. Navy ऐसा नहीं हो सकता है कि on one aspect you are strong and the other you are weak. So we always have to be a very balanced force, and submarines are a critical component. So we have taken a long time for this approval because this is a strategic partnership model. ये पहला केस है तीनों सर्विस में से. So the process took a little longer क्योंकि हम भी सीख रहे हैं उसमें जो मॉडिफिकेशन प्रोसेस में करना है वगैरह वगैरह. But I think this is a giant step. It will make our Navy stronger, definitely. And when it comes to Atmanirbhar Bharat and the Make in India concept is concerned, I think this is a giant step. इस वक्त हमने देखा कि जब लद्दाख में चीन सरहद पर तनाव था, तीनों सेनाओं में पहली बार एक नया तरह का फैसला आपने किया, जो प्रीडेटर ड्रोन्स सर्विलांस के लीज पर लिए गए, वो उसकी अगर हम बात करें तो वो कितना बड़ा फैसला है और उससे क्या फायदा हमें समुद्री सरहद पर मिला? ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के थ्रू हमने जल्दी दो लिए थे. जैसे आपको मालूम है कैपिटल केस 30 का वो तो अलग से चल रहा है, लेकिन दिस टू वे टेकन बेसिकली फॉर अस टू गेट अ हैंडल एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द लॉन्ग एंड्योरेंस जो है इसका है, और बिकॉज ऑफ विच ज्यादा रेंज कवर सकते हैं. दैट हैज एनेबल्ड अस टू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पिक्चर. Whether Arabian Sea, Bay of Bengal or Indian Ocean, well deep into the Indian Ocean, अभी हमारे पास पूरा domain awareness completely है. उससे क्या होता है? Actually, I keep mentioning this, that there are 120,000 ships per annum that transit the ISLs of the Indian Ocean region. In addition, there are warships. At any given point in time, there are something like 80 to 90 warships of other extra regional forces which are operating within the Indian Ocean region. So this long endurance and big ranges has given us a massive advantage and ensuring that we have a complete picture of the entire region. हमने देखा कि जब लद्दाख में तनाव था उस दौरान आपने अपने P8I का भी इस्तेमाल किया वहां पर निगरानी के लिए, तो कितना फायदा मिला और इस वक्त इस दौरान किस तरह की एक्टिविटी, खासतौर से अगर हम चाइनीज शिप की बात करें, वो भी क्या हमने ड्रोन के जरिए और प्रीडेटर ड्रोन के जरिए अपने उनकी जानकारी ली है हमने? Actually, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, our job is to ensure that we are ready for any offensive action or to defend any offense that may come on to our maritime interests in the maritime domain. So these kinds of, the first step in all this is surveillance and having a complete awareness of what is happening around us. And both the P8Is and these actually give us the benefit of ensuring that domain awareness is not restricted to the surface and to the ships alone, but also to the submarines underwater. So both these assets, whether it is P8I or the drones which have been leased, have been of extreme importance to us. जिस तरह के हालात हमने लद्दाख में देखे, एक तरह से चीन कहीं ना कहीं हमें चौंकाने में कामयाब रहा. इस तरह के अगर हम प्रीडेटर ड्रोन की बात करें, P8I की बात करें, तो आपको लगता है कि हमारी जो तैयारी है, चीन समुद्र में कम से कम हमें नहीं चौंका सकता? हमारा एम हमेशा ये रहता है कि कोई भी हमें सरप्राइज नहीं करे एट सी. जैसे आपको मालूम है 26/11 इंसिडेंट जो हुआ था, जो हमें कोस्टल सिक्योरिटी की वजह से ब्रीच करके हमें सरप्राइज किए थे. देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स जो टेकन अंडर द एजिस ऑफ द NCS MCS. इसकी वजह से कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क हो या नेशनल AS चेन हो और लॉट ऑफ प्रोसीजरल करेक्शंस हो. जैसे AIS फिट होता है अभी लेस देन 300 टन्स वाला शिप्स में भी मोर देन 20 मीटर्स इन लेंथ, उन सब में AIS आ गया. फिर जो भी जहाज इंडिया में आएगा उसको एक पैंस कॉल लगाना पड़ता है, प्री अराइवल नोटिफिकेशन सिक्योरिटी. ऐसे प्रोसीजर्स भी बहुत सारे इंसर्ट किए थे. ये सब इसलिए किए हैं कि कोई हमें सरप्राइज ना करे. फिर भी कोई वेसल ऑफ इंटरेस्ट जो ये सब रूल्स फॉलो नहीं करता है वो फिर भी कर सकता है. सो इसलिए ये सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो है, वेदर इट इज P8I और द लॉन्ग रेंज हाई एंड्योरेंस ड्रोन्स हो, ये सब हमें बहुत फायदा है. आर एम इज दैट कोई हमें मैरीटाइम डोमेन में सरप्राइज ना करे. एक सवाल, अगर हम तैयारियों की बात करें, अपनी कैपेबिलिटीज की बात करें, जो हमने शिप ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर हम आने वाले समय में लेंगे,
अगर हम आने वाले दिनों की चुनौती को देखें, खासतौर से जो हमारा बड़ा अगर हम देखें चीन के तौर पर देखें, एसेट के मामले में हम कहाँ मुकाबला करते हैं चीन? एसेट्स के मामले में ऐसा नहीं है कि हम नंबर क्रंचिंग करें कि हमारे पास इतने जहाज है, उनके पास इतना है, और किसी के पास भी, बट येट नंबर्स का वी कांट विश अवे द नंबर्स आइदर. और हमें ये भी देखना है कि टेक्नोलॉजिकली वी मस्ट ऑलवेज रिमेन अहेड ऑफ द कर्व. So we are taking a lot of initiatives in that regard. When it comes to just sheer numbers alone, as you're aware, there are 41 ships which are under construction in various shipyards of the country today, including an aircraft carrier at Cochin Shipyard Limited. And then we also have the acceptance of necessity accorded by the Defence Acquisition Council for 49 ships. So as you just asked me about the submarines, we are well on our way not only to finish the Project 75, but to kickstart the Project 75 India, with the RFP being issued very soon. So our aim of getting a multi-dimensional, balanced, all-capable naval force is always there and well underway. एयरक्राफ्ट करियर की बात करें, कब तक जो एयरक्राफ्ट करियर इस वक्त बन रहा है वो नौसेना का हिस्सा होगा? वो हमारा एम है कि बाय एंड ऑफ द ईयर इट इज हैंडेड ओवर टू द नेवी. उसके बाद देयर विल बी सम ट्रायल्स एंड ऑल दैट व्हिच विल गो ऑन, बट इट इज वेल ऑन इट्स ट्रैक टू अचीव दोस डेट्स. एक सवाल आखिरी, हेलीकॉप्टर की भी काफी समय से नौसेना को खास तरह के हेलीकॉप्टर की जरूरत है, वो केस कहां तक पहुंचा, कब तक? हमारे पास अभी अगर आप इंडक्शन का बात कर रहे हैं तो दो डिफरेंट टाइप्स का है. एक तो MRH है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जैसे आपको मालूम है MH-60Rs. Well, first two aircrafts of those will be handed over to us in July. Our team for training is already there, getting trained on the aircraft, both for flying and for maintenance. And when it comes to the other one, which is the naval utility helicopters, NUH, that is one area where there is a huge capability gap. क्योंकि हमारे पास जो चेतक से वो नंबर्स कम होते जा रहे हैं. जैसे आपने अभी साइक्लोन में देखा था SAR, the utility helicopters are the one, और HADR situations हो, all this, the utility helicopter is extremely important. So the NUH, which is the second case in the strategic partnership model, wo abhi tak actually we should have gone ahead and declared the OEMs and the SPs. So there is the Defence Acquisition Council is taking a call on whether HAL should be included or not. Once that call is taken, the process will continue, and we hope to get the NUH also as quickly as possible. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के एक ट्वीट से सियासत गर्मा गई है. सिंघवी ने ट्वीट में लिखा कि ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी. आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया और जिसके बाद बाबा रामदेव ने इसका पलटवार किया है, तो बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है. आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है. इस बीच कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा है, ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम हो जाएगी. और जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट आया, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी वर्सेस बाबा रामदेव ने कहा, ओंकार ही सभी योग करें, अल्लाह का परमात्मा का नूर दिखेगा. कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, उनका ट्वीट है अभी कुछ देर पहले का. वो ट्वीट में ये कह रहे हैं कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी. इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान. देखो, खुदा, अल्लाह, परमात्मा, भगवान, ओंकार, जब ओंकार ही खुदा अल्लाह है तो ओम बोलने में दिक्कत क्या है? और हम किसी को खुदा बोलने से किसी को मना तो नहीं कर रहे ना. लेकिन योग की साधना में ओम कोई व्यक्ति तो नहीं है, कोई प्रतिमा तो नहीं है. कोई कहते मुसलमान पाषाण पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, तो ओंकार कोई मूर्ति प्रतिमा थोड़ी है. जिसको आप खुदा कहते हो, अल्लाह कहते हो, जिसको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, योग ते प्रकट होई में जाना. तो मुझे लगता है इन सबको भी योग करना चाहिए, तो इनको फिर सब जगह एक ही परमात्मा का, एक ही ओंकार का नूर दिखेगा, भरपूर दिखेगा वो सब जगह. तो बाबा रामदेव ने तो पलटवार किया ही है, लेकिन आपको हम बता दें कि
सबसे पहले बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मोर्चा खोला। शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर कांग्रेस नेता को अवसरवादी करार दे दिया। है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ओम के उच्चारण से ना तो योग शक्तिशाली होगा, ना अल्लाह के उच्चारण से योग कमजोर होगा। इसे आप अब पता नहीं ऐसे अवसरों पर क्यों विवादास्पद बयान देते हैं। ये स्वतः सिद्ध है कि योग शरीर को निरोग करता है, ऐसे विषय को विवाद में नहीं डालना चाहिए। सुरक्षा बलों ने 3 पुलिस 2 पार्षद को मारने वाले लश्कर आतंकी का सफाया कर दिया है। बता दें कि देर रात से सुबह तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर मुदस्सिर पंडित को मार गिराया। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि 12 जून को सोपोर में पुलिसकर्मियों के हमले में भी मुदस्सिर पंडित शामिल था और इस खूंखार आतंकी पर 10 लाख का इनाम रखा गया था। कश्मीर में एनकाउंटर, 3 आतंकियों का सफाया। टॉप लश्कर आतंकी ढेर, मारा गया मुदस्सिर पंडित। देर रात शुरू हुई घेराबंदी, सुबह तक चला एनकाउंटर। तीन पुलिस वाले, 2 पार्षद की हत्या करने वाले लश्कर टॉप आतंकी मुदस्सिर पंडित का खेल खत्म हो गया। सुरक्षा बलों ने उसके ही ठिकाने में घुसकर उसका काम तमाम कर दिया। सुरक्षा बलों को मुदस्सिर के सोपोर इलाके में होने की खबर मिली थी। देर रात सुरक्षा बलों ने सोपोर के गुंड ब्रत इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। सर्च ऑपरेशन शुरू होते ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। रात भर चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जिनमें लश्कर का वांटेड आतंकी मुदस्सिर पंडित भी शामिल था। दरअसल सोपोर में पिछले कई दिनों से पुलिस और सुरक्षा बल इस ग्रुप के पीछे लगी हुई थी और बीती रात पुलिस को जब जानकारी मिली कि सोपोर के एक रिहायशी इलाके में ये ग्रुप छुपा हुआ है, उसके बाद साझा तौर पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने इलाके की घेराबंदी की। रात भर फायरिंग चलती रही और उसके बाद लश्कर का ये पूरा ग्रुप जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस को मुठभेड़ की जगह से हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है। लश्कर आतंकी मुदस्सिर अहमद पंडित उर्फ मुड्डू की काफी वक्त से तलाश चल रही थी। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के रहने वाले मुदस्सिर, उसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा गया था। कश्मीर के हर थाने में उसका पोस्टर लगा था। लश्कर का ये आतंकी 3 पुलिस वाले, 2 पार्षद और 2 नागरिकों की हत्या कर भागा हुआ था। श्रीनगर से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर सोपोर में 12 जून को पुलिसकर्मियों पर हुए हमले में मुदस्सिर शामिल था। तभी से उसकी तलाश तेज हो गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। आखिरकार बीती रात सुरक्षा बलों ने उसे घेर ही लिया। रात भर चले एनकाउंटर के बाद उसका काम तमाम कर दिया गया। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और अगली खबर भी कश्मीर से ही है, जहां पर सियासी बयार भी तेजी से बह रही है। जी हां, प्रधानमंत्री की 24 जून वाली मेगा बैठक के लिए दिल्ली से श्रीनगर तक हलचल तेज है। प्रधानमंत्री की बैठक के लिए कश्मीर के 14 दलों को न्योता दिया गया है, लेकिन बैठक के एजेंडे की तरह ही शामिल होने वालों को लेकर भी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। कश्मीर के खुशगवार मौसम में सियासी बयार बहने लगी है। धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर पर सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री के मिशन कश्मीर के लिए तारीख तय है, स्टेज सज गया है, बस एजेंडे पर सस्पेंस है। बड़ा सवाल यह है कि 24 जून को कश्मीर पर होने वाली सर्वदलीय बैठक में आखिर क्या होगा। कश्मीर के जिन 14 दलों को दिल्ली बुलाया गया है, उनके साथ आखिर बात क्या होगी। अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री की कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक में 3 बातों पर चर्चा हो सकती है।
पहली, जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देना, विधानसभा का चुनाव करवाना और राज्य में परिसीमन होना। बातचीत के एजेंडे पर भले ही कयासबाजी हो रही हो, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक बैठकों का दौर चल रहा है। कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 2 दिन में दूसरी बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। फिर लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर राजनाथ सिंह से मिले। बाद में प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। शुक्रवार को अमित शाह सुरक्षा के हालात पर बड़ी बैठक कर चुके हैं, जिसमें उपराज्यपाल, एनएसए, गृह सचिव के साथ आईबी चीफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया पेचीदा जरूर है और इसे पूरा होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। रही बात विधानसभा चुनाव कराने की, तो इसके लिए 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि परिसीमन पूरा होने के बाद वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करना, प्रशासनिक इंतजाम करना, सुरक्षा के इंतजाम और तमाम ऐसी लंबी प्रक्रिया है जो हर चुनाव से पहले पूरी की जाती है। तो जाहिर है कि राज्य का दर्जा भले बहाल कर दिया जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने में समय तो लगेगा। कश्मीर में बैठकों का दौर थम नहीं रहा। प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल होने को लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी अपनी बैठक बुलाई। कल फिर पीडीपी और गुपकार की बैठक है, जिसमें बैठक में शामिल होने पर फाइनल फैसला होगा। सूत्रों की माने तो महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में आने का संकेत दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस मामले को लेके, वो ये है कि पीएसी की मीटिंग हुई, उसमें सबने अपनी तजवीज़ दी, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया गया। इसके बाद पीएचडी की एक मीटिंग होनी है, वहां पे भी इस पे डिस्कशन होगा और फाइनल डिसीजन उसके बाद। पीएचडी की मीटिंग कब होगी? वो मंडे को, ट्यूसडे को होगी या वेडनेसडे? क्योंकि आपने कहा 2 दिन के बाद। जी, ट्यूसडे के लिए ये मीटिंग शेड्यूल की गई। हमारी जहाँ तक कंसल्टेशन का सवाल है, डॉक्टर फारूक साहब जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अपने सीनियर साथियों से इस बारे में जो है मशवरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल तक ये जो मशवरों का सिलसिला है ये मुकम्मल होगा। फिर जैसे आपने कहा, मुझे इसकी इतला नहीं है कि ट्यूसडे को वो मीटिंग होगी। उसके बाद मेरा ख्याल है एक बाज़ाब्ता उस पर जो आपको स्टेटमेंट हमारी तरफ से होगा और जो पीएचडी भी देगी वो आपके सामने आ जाएगा। दिल्ली से संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात किसान आंदोलन में नई चेतावनी की। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से कहा है कि सरकार को उनकी बिल्कुल परवाह नहीं और इसीलिए ट्रैक्टर वाली धमकी फिर से दे डाली है। बिल्कुल, आपको बता दें कि किसान आंदोलन को 7 महीने होने जा रहे हैं। 22 जनवरी के बाद से सरकार के साथ कोई भी बातचीत इनकी नहीं हुई है। ऐसे में लगता है कि किसानों ने आंदोलन तेज करने का मन बना लिया है। छब्बीस जनवरी 2021 ये वही तारीख है जब अपनी मांगों के लिए अड़े किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाया। ये था दिल्ली के किसानों का शक्ति प्रदर्शन। किसानों के ट्रैक्टर वाले इस मार्च के बाद हालात ऐसे बिगड़े कि किसानों और सरकार में वार्ता खत्म हो गई। सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों से कोई बात नहीं की। अब किसान फिर से मुखर हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से सड़कों पर ट्रैक्टर उतारने की चेतावनी दी। सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना पड़ेगा। ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो, जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगभग 7 महीने का हो चुका है, लेकिन मसला ये है कि फरवरी के बाद सरकार से बातचीत पूरी तरह बंद है और यही वजह है कि किसान संगठन एक बार फिर चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार उनकी सुने, वरना फिर से दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर पर कूच होगा। 26 जून को किसान आंदोलन के 7 महीने हो जाएंगे। इसी दिन किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि भी है। आशंका जताई जा रही है कि इस दिन से किसान फिर से आंदोलन तेज करेंगे। ये गलतफहमी सरकार अपने दिमाग से निकाल देगा, किसान कहीं वापसी जाएगा। किसान वापसी नहीं जाएगा। किसान बगैर इनका इलाज करे, क्योंकि इनका मरज क्या है उसका इलाज जरूरी है सरकार का। उसका इलाज का पता चलेगा, इन पे कौन सी दवाई काम करेगी, वो दवाई देनी इनको और ये ठीक हो जाएंगे। फिर भारत सरकार बिल्कुल ठीक होगी।
इनका इलाज करेंगे, इलाज की दवाई इनको देंगे, उससे इनको आराम मिलेगा। सरकार और किसान यूनियनों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। आखिरी बार बातचीत 22 जनवरी को हुई। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। गतिरोध को दूर करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी की नियुक्ति की गई, लेकिन मामला नहीं सुलझा। कभी नहीं है। भारत सरकार किसान से वार्ता करने के लिए तैयार है। रिपील को छोड़कर एक्ट से संबंधित प्रावधान पर कोई भी किसान यूनियन आधी रात को बात करने को तैयार है तो नरेंद्र सिंह तोमर उसका स्वागत है। कांग्रेस की भी 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान अब भी डटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर धरना कमजोर पड़ा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बना हुआ है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।